जब भी हम न्यूज़ चैनल लगाते हैं तो अक्सर हमें संसद की कार्यवाही दिखाई देती है। हाँ, वो भारी शोर शराबा और हंगामा। बिल्कुल, नेता एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं, कागज लहराए जा रहे होते हैं। और बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये पूरी तरह से एक मतलब एक क्योस या अराजकता है। एकदम सही। लेकिन असल में उस शोर शराबे के पीछे एक बेहद सख्त और लगभग छुपी हुई मशीनरी काम कर रही होती है। हाँ, एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली है वो। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम राजनीति विज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी नोट्स की गहराई में उतरने वाले हैं, जो कि कक्षा 11 के विधायिका वाले पाठ पर आधारित है। जी। और हमारा मकसद सिर्फ किताबी बातों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि देश का शासन असल में चलता कैसे है, कानून किन रास्तों से होकर गुजरता है, और सबसे बड़ी बात, ये पूरा सिस्टम एक आम इंसान की जिंदगी को कैसे कंट्रोल करता है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आज हम इस पूरी प्रणाली का ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि इसके भीतर असल में कौन से गियर और पहिए घूम रहे हैं। ये शुरुआत करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। धन्यवाद। जब हम विधायिका शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ एक कानून बनाने वाली फैक्ट्री की तस्वीर बनती है। हाँ, मतलब एक ऐसी जगह जहां बस मुहर लग रही है और नियम बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आज जिन बातों पर हम गौर कर रहे हैं वो स्पष्ट करती हैं कि लोकतांत्रिक शासन में विधायिका का मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो ये सिर्फ कानून पास करने की कोई निर्जीव जगह नहीं है। एकदम नहीं। ये लोकतंत्र का धड़कता हुआ दिल है। ये वो जगह है जहां देश भर की अलग अलग आवाजें टकराती हैं, जहां बहस होती है, नीतियों का कड़ा विरोध होता है, लोग प्रदर्शन करते हैं, वॉकआउट करते हैं और फिर जाकर कहीं एक सर्वसम्मति या आम राय बनती है। और सरकार के जो 3 मुख्य अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनमें से विधायिका ही वो इकलौता अंग है जिसे जनता सीधे चुनकर भेजती है। इसीलिए ये जनता का सच्चा प्रतिनिधि है। ये वो मंच है जहां देश के सरोकार अपनी आवाज उठाते हैं। बिल्कुल। और यही वो बात है जो इस पूरे सिस्टम को इतना पावरफुल बनाती है। अब अगर हम भारत के खास संदर्भ में बात करें तो हमारी व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल से काफी प्रेरित है, जिसे हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। हाँ। लेकिन जब मैं इसके स्ट्रक्चर को देख रहा था तो मुझे एक बात ने बहुत हैरान किया। अच्छा, वो क्या? अनुच्छेद 76 के अनुसार संविधान का जो ढांचा है वो बताता है कि भारतीय संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं है, जी, बल्कि देश के राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। लेकिन ये थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि राष्ट्रपति तो संसद भवन में बैठकर रोजमर्रा की बहस में हिस्सा नहीं लेते। हाँ, वो सदन की बैठकों में रोज नहीं आते। फिर वो इस कानून बनाने वाली संस्था का हिस्सा कैसे हुए? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखने में ये भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा चेक एंड बैलेंस छिपा हुआ है। चेक एंड बैलेंस? हाँ, सोचिए, दोनों सदनों ने खूब बहस की और एक बिल पास कर दिया। ठीक है। लेकिन उस बिल को कानून बनने के लिए एक अंतिम, निष्पक्ष और सर्वोच्च मुहर की जरूरत होती है। और वो मुहर राष्ट्रपति की होती है? बिल्कुल। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं। समझ गया। इसलिए भले ही वो रोज सदन में ना बैठें, लेकिन वो इस पूरी विधायी प्रक्रिया के अंतिम गेटकीपर हैं। बिना उनकी मंजूरी के कोई भी प्रस्ताव हकीकत नहीं बन सकता। यही कारण है कि उन्हें संसद का एक अविभाज्य हिस्सा माना गया है। अच्छा, तो वो एक तरह से फाइनल फिल्टर हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ संविधान के दायरे में हो। एकदम सही। ये बहुत ही लॉजिकल है। अब इस इमारत के जो 2 मुख्य पिलर हैं, यानी 2 सदन, उनकी बात करते हैं। चलिए। भारत ने द्विसदनात्मक यानी 2 सदनों वाला मॉडल क्यों चुना? एक ही सदन से काम क्यों नहीं चल सकता था? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश में एक सदन कभी भी काफी नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ इतनी अलग अलग तरह की आबादी है। बिल्कुल। द्विसदनात्मक व्यवस्था की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि समाज के हर वर्ग, हर धर्म और देश के हर भौगोलिक क्षेत्र को बराबर का प्रतिनिधित्व मिल सके। ये तो एक कारण हो गया। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है जिसे हम पुनर्विचार का मौका कह सकते हैं। पुनर्विचार मतलब दोबारा सोचना? हाँ, मान लीजिए एक सदन में सरकार के पास बहुत भारी बहुमत है। ठीक है। और वो जल्दबाजी में या किसी तात्कालिक भावना में बहकर कोई कानून पास कर देती है। तो दूसरा सदन एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है। बिल्कुल। यह सुनिश्चित करता है कि हर फैसले पर ठंडे दिमाग से दोबारा विचार हो। ये तो घर के किसी समझदार और बुजुर्ग सदस्य की तरह हो गया, जो कहता है कि रुको,
इस फैसले पर एक रात और सोच लो। बहुत ही सटीक उदाहरण है और इसीलिए भारत के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा को एक स्थायी सदन बनाया गया है। स्थायी मतलब ये कभी भंग नहीं होता? हाँ, ये कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता। इसका सिस्टम बहुत ही दिलचस्प है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना? जी, 6 साल। लेकिन पूरी की पूरी राज्यसभा एक साथ कभी रिटायर नहीं होती। तो चुनाव कैसे होते हैं? हर 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य अपना समय पूरा करते हैं और उनकी जगह नए चुनाव होते हैं। इससे सदन में एक निरंतरता बनी रहती है। बिल्कुल। अगर हम इसके आकार की बात करें तो इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। 250। इनमें से 12 सदस्यों को सीधे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में बेहतरीन काम किया हो। सही कहा। और बाकी बचे 238 सदस्य अलग-अलग राज्यों से अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब मैं राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात पढ़ रहा था तो एक बहुत ही खास तुलना सामने आई। अमेरिका के सेनेट के साथ? बिल्कुल। अमेरिका के ऊपरी सदन यानी सीनेट को देखें तो वहां हर राज्य को बिल्कुल बराबर हिस्सा मिलता है। हाँ, हर राज्य को 2 सीटें। चाहे वो कैलिफोर्निया जैसा बहुत बड़ी आबादी वाला राज्य हो या व्योमिंग जैसा बहुत छोटा राज्य, सीनेट में सबके पास 2 ही सीटें हैं, एकदम समानता। लेकिन भारत में राज्यसभा का गणित ऐसा नहीं है। यही तो, यहाँ तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। भारत का मॉडल बिल्कुल अलग है और इसके पीछे एक खास वजह है। वो क्या? भारत में राज्यों को समानता के आधार पर नहीं बल्कि उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें दी गई हैं। मतलब जिसकी आबादी ज्यादा उसकी सीटें ज्यादा? हाँ, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है उनके पास राज्यसभा में ज्यादा सीटें हैं। और छोटे राज्यों के पास कम? जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों के पास कम सीटें हैं। संविधान निर्माताओं को लगा कि अगर छोटे और बड़े राज्यों को बराबर सीटें दे दी गई तो ये उन करोड़ों लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जो बड़े राज्यों में रहते हैं। एकदम सही, उनका प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ जाएगा। ये एक बहुत ही अहम बारीक अंतर है जो अक्सर लोगों से छूट जाता है। बिल्कुल। चलिए, अब ऊपरी सदन के बाद जमीन पर आते हैं निम्न सदन यानी लोकसभा पर। ठीक है। जो नोट्स हम देख रहे हैं उनमें एक बड़ा क्वर्की या कहें कि अजीब सा विरोधाभास दिखा मुझे। कैसा विरोधाभास? एक लाइन में लिखा है कि लोकसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अरे! और उसके ठीक बाद लिखा है कि वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का जिक्र है। हाँ, ये तो गणित ही गड़बड़ आ गया। बिल्कुल। वो स्पष्ट रूप से नोट्स में एक टाइपो या त्रुटि है जहां राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो कि 250 है गलती से लोकसभा के हिस्से में छप गई है। अच्छा, तो असल नंबर क्या है? भारत की लोकसभा में असल में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान में? वर्तमान में 543 सीटों पर सीधे जनता द्वारा चुनाव होता है। और वो जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों वाली बात थी, वो मनोनयन की बात भी अब हाल ही के संविधान संशोधनों के बाद हटा दी गई है। ठीक है, समझ गया। लेकिन अगर हम इस नंबर गेम से बाहर निकलें तो लोकसभा की असली ताकत इसके सीधे चुनावों में है। क्योंकि इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। और यह देश का सबसे पावरफुल राजनीतिक अखाड़ा है। पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसके सदस्य सीधे आम जनता के वोटों से चुनकर आते हैं। बिल्कुल, जनता ने सीधा जनादेश दिया है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि केवल लोकसभा के पास ही ये ताकत है कि वो पूरी की पूरी सरकार यानी कार्यपालिका को हटा सकती है। हाँ, मंत्रिपरिषद पूरी तरह से लोकसभा के प्रति भी जवाबदेह है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो मतलब सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत है। एकदम सही। अगर लोकसभा के सदस्य सरकार के खिलाफ हो जाए तो प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। ये ताकत राज्यसभा के पास नहीं है। नहीं, यही वजह है कि लोकसभा को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। ये सच में पावर का एक बहुत बड़ा सेंटर है। बिल्कुल है। तो अब जब हमने दोनों सदनों का स्ट्रक्चर समझ लिया है तो चलिए उस चीज पर आते हैं जो असल में इनका मुख्य काम है, कानून बनाना। हाँ। मैं हमेशा सोचता था कि कोई नेता बस एक आइडिया लेकर आता है, सब वोट करते हैं और कानून बन जाता है। ये सुनने में आसान लगता है पर ऐसा है नहीं। वही तो, ऐसा लगता है कि एक साधारण से प्रस्ताव जिसे हम विधेयक या बिल कहते हैं उसका पक्का कानून बनने का सफर किसी लंबी बाधा दौड़ से कम नहीं है। बाधा दौड़ एक बहुत ही सही शब्द है इसके लिए। ये इतना मुश्किल क्यों है? कानून बनने की प्रक्रिया जानबूझकर इतनी लंबी और जटिल रखी गई है ताकि कोई भी खराब या कच्चा कानून देश पर ना थोप दिया जाए। तो ये कैसे काम करता है? ये कई चरणों से गुजरता है। सबसे पहले प्रथम वाचन या फर्स्ट रीडिंग होती है। इसमें क्या होता है?
इसमें बस विधेयक को सदन में पेश किया जाता है और बताया जाता है कि यह किस बारे में है। मतलब सिर्फ एक इंट्रोडक्शन। हाँ, असली खेल शुरू होता है द्वितीय वाचन में। दूसरे वाचन में क्या होता है? यहाँ बिल को संसदीय समितियों के पास भेज दिया जाता है। अच्छा। समितियां उसकी एक एक लाइन की चीरफाड़ करती हैं, एक्सपर्ट से राय लेती हैं और फिर अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपती हैं। और फिर? इसके बाद उस रिपोर्ट पर पूरे सदन में भयंकर बहस होती है। ये तो काफी लंबा प्रोसेस है। फिर आता है तृतीय वाचन। यहाँ बहस नहीं होती, बस इस बात पर वोटिंग होती है कि बिल को पास किया जाए या नहीं। मतलब एक ही सदन में ये 3-3 बार टेस्ट होता है। बिल्कुल। और अगर ये पास हो गया तो क्या फिर ये सीधा कानून बन जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद ये बिल दूसरे सदन में जाता है। ओहो। अगर लोकसभा से पास हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा और वहां भी यही पूरी की पूरी 3 चरणों वाली प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी। ये तो वाकई एक मैराथन है। और जब दोनों सदन इस पर सहमत हो जाते हैं, तब जाकर ये राष्ट्रपति की टेबल पर पहुंचता है उनकी स्वीकृति के लिए। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो कागज का टुकड़ा देश का आधिकारिक कानून बनता है। बिल्कुल सही। ऐसा लगता है कि विधेयकों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ होते हैं सरकारी विधेयक जो सिर्फ मंत्री पेश कर सकते हैं, और कुछ होते हैं गैर सरकारी विधेयक जो वो सांसद लाते हैं जो मंत्री नहीं है। लेकिन इन सब में एक ऐसा बिल है जिसके नियम बिल्कुल अलग और बहुत ही दिलचस्प हैं। आप धन विधेयक की बात कर रहे हैं ना? जी, मनी बिल। यहाँ पे राज्यसभा की हालत थोड़ी कमजोर नजर आती है। हाँ, धन विधेयक के मामले में संविधान ने लोकसभा को लगभग पूरी ताकत दे रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि धन विधेयक वो होते हैं जिनमें टैक्स लगाने, घटाने या सरकार के खर्चों से जुड़ी बातें होती हैं। पैसों का मामला है। नियम ये है कि ऐसा बिल केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और राज्यसभा का क्या रोल है इसमें? मान लीजिए लोकसभा ने इसे पास करके राज्यसभा में भेज दिया। राज्यसभा इसे न तो खारिज कर सकती है और न ही इसमें कोई बड़ा बदलाव कर सकती है। तो वो कर क्या सकते हैं? उनके पास सिर्फ 14 दिन का समय होता है। सिर्फ 14 दिन? और अगर वो 14 दिन तक कुछ ना करें तो? अगर 14 दिन के भीतर राज्यसभा उसे वापस नहीं भेजती तो उसे दोनों सदनों द्वारा पास मान लिया जाता है। ये तो बहुत अजीब है। राज्यसभा सिर्फ कुछ सुझाव दे सकती है, जिन्हें मानना या न मानना पूरी तरह से लोकसभा की मर्जी पर निर्भर करता है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हों और अपने छोटे भाई या बहन को एक ऐसा कंट्रोलर दे दें जिसका तार जुड़ा ही ना हो। हाँ, उन्हें लगता है कि वो खेल रहे हैं, लेकिन असल कंट्रोल आपके हाथ में है। ये बहुत ही मजेदार और काफी हद तक सटीक तुलना है। वित्तीय मामलों में सीधा नियम है। क्या नियम है? जो सदन जनता द्वारा सीधे चुना गया है, देश के खजाने की चाबी उसी के पास रहेगी। तो इस पूरी बात का असल मतलब क्या है? मतलब मान लीजिए किसी सरकार के पास लोकसभा में बहुत भारी बहुमत है, वो कोई भी धन विधेयक पास कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है। जी। तो क्या इसका मतलब यह है कि सरकार जो चाहे अपनी मनमानी कर सकती है? संसद सरकार को कंट्रोल में कैसे रखती है? ये शायद पूरी संसदीय व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा है, जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी तय करना। वो कैसे होता है? संसद केवल कानून बनाने की मशीन नहीं है, ये एक बहुत सख्त निगरानी करता भी है। सरकार को कंट्रोल में रखने के लिए संसद के पास कौन से हथियार हैं? सबसे पहला और रोजमर्रा का हथियार है बहस और चर्चा। आपने प्रश्नकाल और शून्यकाल का नाम सुना होगा। हाँ, न्यूज में अक्सर सुना है। प्रश्नकाल में सांसद सीधे मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और मंत्रियों को तैयारी करके सदन में जवाब देना पड़ता है। ये तो बहुत ही कड़ा इम्तिहान होता होगा। बिल्कुल। और वो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? मैंने इसके बारे में काफी सुना है। स्थगन प्रस्ताव को आप घर की किसी इमरजेंसी की तरह समझ सकते हैं। इमरजेंसी? मान लीजिए आप घर में आराम से बैठकर टीवी देख रहे हैं या खाना खा रहे हैं। हाँ। और अचानक पता चले कि रसोई में आग लग गई है। तो सब कुछ छोड़कर पहले उस आग को बुझाने भागेंगे? ठीक वैसे ही जब देश में अचानक कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, कोई राष्ट्रीय संकट आ जाए, तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसका मतलब होता है कि सदन की बाकी सारी रूटीन कार्यवाही तुरंत रोक दी जाए। हाँ, और सिर्फ उस जरूरी मुद्दे पर चर्चा की जाए। इसके अलावा और क्या तरीके हैं? वित्तीय नियंत्रण भी है। सरकार संसद की मंजूरी के बिना एक भी पैसा न तो टैक्स के रूप में वसूल सकती है और न ही खर्च कर सकती है। और इधर सरकार पूरी तरह से विश्वास खो दे तो? तब आता है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर विपक्ष इसे लाता है और ये सदन में पास हो जाता है
तो प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार को उसी वक्त इस्तीफा देना पड़ता है। ये तो हमेशा सरकार के सिर पर लटकती हुई एक तलवार है। बिल्कुल। ये तो वो सारी बातें हो गई जो हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, हंगामे, तीखे सवाल और प्रस्ताव। जी। लेकिन जब मैं इस पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे कुछ पर्दे के पीछे के नायकों के बारे में पता चला। आप संसदीय समितियों की बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसा लगता है जैसे असली काम तो ये समितियां ही कर रही हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। समितियां असल में संसद का वर्क हॉर्स होती हैं। ऐसा क्यों? सोचिए, सदन में 500 से ज्यादा लोग बैठे हैं। क्या उनके पास किसी एक बिल के 200 पन्नों के तकनीकी दस्तावेज को लाइन दर लाइन पढ़ने का समय या शांति है? एकदम नहीं। इसलिए सदन ये काम एक छोटी टीम को सौंप देता है। इन समितियों में सभी पार्टियों के 20-30 सांसद होते हैं जो बंद कमरों में बैठते हैं, जहां मीडिया का कैमरा नहीं होता। सही कहा। इसलिए वहां राजनीतिक भाषणबाजी कम और काम ज्यादा होता है। वो अधिकारियों को बुलाते हैं, उनसे कड़े सवाल करते हैं और खर्चों की पाई पाई का हिसाब मांगते हैं। मुझे वित्तीय समितियों के नाम बहुत दिलचस्प लगे, जैसे लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। हाँ, जो ये देखती है कि सरकार ने जो पैसा जहां खर्च करने को कहा था वहीं किया या नहीं। एक तरह से ये संसद के डिटेक्टिव हैं। बिल्कुल, वो वित्तीय जासूसी हैं। और प्राक्कलन समिति क्या करती है? प्राक्कलन समिति ये देखती है कि सरकार के खर्चों में कहाँ कटौती या बचत की जा सकती है। अच्छा। इसके अलावा अलग अलग मंत्रालयों के लिए विभागीय स्थायी समितियां होती हैं, जैसे रक्षा मामलों की समिति या कृषि मामलों की समिति। हाँ, और एक बहुत ही खास तरह की समितियां होती हैं जिन्हें तदर्थ समितियां या एड हॉक कमेटी कहा जाता है। मैंने नोट्स में एक बहुत मशहूर उदाहरण पढ़ा था, बोफर्स समझौते की जांच के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति। जी, जेपीसी। मतलब जब कोई बहुत बड़ा घोटाला या राष्ट्रीय मुद्दा सामने आता है तो संसद एक स्पेशल टास्क फोर्स बना सकती है। बिल्कुल। और सबसे खास बात जो मुझे लगी वो ये है कि संसद शायद ही कभी इन समितियों की रिपोर्ट को खारिज करती है। हाँ, मतलब इन डिटेक्टिव्स की रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लिया जाता है। यही बात दिखाती है कि संसद में विशेषज्ञता और आपसी भरोसे का कितना महत्व है। सही बात है। बंद कमरे में ये समितियां जो होमवर्क करती हैं वही देश के बड़े फैसलों की बुनियाद बनता है। अब तक हमने देखा कि संसद सरकार को कैसे कंट्रोल करती है। जी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि संसद खुद अपने सदस्यों को कैसे कंट्रोल करती है। ये भी एक बड़ी चुनौती है। अगर नेता ही नियम तोड़ने लगें या अपनी पार्टी को धोखा देने लगें तो सिस्टम कैसे चलेगा? हमारे देश की राजनीति में ये बहुत आम बात रही है। हाँ, चुनाव जीतने के बाद लोग रातों रात अपनी पार्टी बदल लेते थे। लेकिन इस अराजकता को रोकने के लिए एक बहुत ही सख्त कानून लाया गया था, जिसे दल बदल निरोधक कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए इसे लाया गया था और बाद में 91वें संशोधन से इसे और कड़ा किया गया है। ये काफी कड़ा कानून है। ये भारत के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कैसे? 1985 से पहले आयाराम गयाराम वाली राजनीति बहुत हावी थी। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। लेकिन इस कानून ने साफ कर दिया कि अगर आप किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आते हैं, ठीक है, और बाद में अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ देते हैं या सदन में अपनी पार्टी के आदेश, जिसे व्हिप कहते हैं, उसके खिलाफ जाकर वोट करते हैं, तो क्या होता है? तो आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और इस मामले में फैसला कौन करता है? क्या ये मामला कोर्ट में जाता है? नहीं, यहाँ पर सदन के अध्यक्ष यानी स्पीकर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। अच्छा। दल बदल के मामलों में अध्यक्ष सर्वोच्च अधिकारी होता है और उसका फैसला अंतिम माना जाता है। ये कानून राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए एक बहुत बड़ा औजार साबित हुआ है। बिल्कुल। चलिए, ये तो पूरी पिक्चर हो गई दिल्ली की, यानी केंद्र सरकार और संसद की। जी। लेकिन भारत तो बहुत बड़ा देश है। क्या ये पूरी की पूरी भारी भरकम मशीनरी हर एक राज्य में भी इसी तरह से मौजूद है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो भारत एक संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर। हाँ, हमारे यहाँ 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला हुआ है। बिल्कुल। राज्यों की अपनी सरकारें और अपनी विधायिकाएं हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर राज्य का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है। केंद्र में हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। लेकिन राज्यों के मामले में संविधान ने उन्हें छूट दी है। छूट दी है। हाँ, ज्यादातर राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है,
जिसे विधानसभा कहते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में 2 सदन भी तो हैं। मैंने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। बिल्कुल, जहां आबादी बहुत ज्यादा है और राजनीतिक जटिलताएं अधिक हैं, वहां एक दूसरा सदन भी बनाया गया है, जिसे विधान परिषद कहते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ भी कहानी वही है, विधान परिषद के पास कोई बहुत बड़ी शक्तियां नहीं है। असली ताकत किसके पास है? असली ताकत, चाहे वो कानून बनाने की हो या सरकार को कंट्रोल करने की, वो सीधे जनता द्वारा चुनी गई विधानसभा के पास ही होती है। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में लोकसभा सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। क्या विधायिका सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी कोई पुरानी भव्य सी इमारत नहीं है जहां नेता बैठकर भाषण देते हैं। बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद जटिल, बारीकी से कैलिब्रेट किया गया और शानदार तंत्र है। हमने देखा कि कैसे 2 सदनों का बैलेंस हर राज्य और वर्ग को आवाज देता है, कैसे एक छोटे से आइडिया को कानून बनने के लिए एक लंबी बाधा दौर से गुजरना पड़ता है, धन विधेयक के मामले में लोकसभा का दबदबा कैसे काम करता है, और कैसे संसदीय समितियां उन जासूसों की तरह काम करती हैं जो पर्दे के पीछे रहकर सरकार के हर पैसे का हिसाब मांगती हैं। और सबसे बड़ी बात, स्थगन प्रस्ताव से लेकर अविश्वास प्रस्ताव तक इस सिस्टम में हर वो टूल मौजूद है जो ये सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता की आवाज को अनसुना ना कर सके। ये एक बेहतरीन सारांश है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कैसा सवाल? कि हाँ, अनुशासन बनाए रखने के लिए। हमने देखा कि ये कानून पार्टियों को टूटने से बचाने के लिए बहुत सख्त है। अध्यक्ष के पास किसी भी बागी सदस्य की सदस्यता खत्म करने की पावर है। बिल्कुल। लेकिन विचार करने वाली बात यह है, जब कोई जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी के सख्त आदेश या व्हिप के डर से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने दिल की आवाज या अपनी व्यक्तिगत राय नहीं रख पाता, तो क्या होता है? तो क्या संसद वास्तव में विविध विचारों की बहस का एक खुला मंच रह जाती है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर वो सिर्फ पार्टियों के बहुमत को गिनने का एक यंत्र, एक रबर स्टैंप बनकर रह जाती है? ये वाकई में एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला विचार है ना? एक तरफ हमें स्थिरता और अनुशासन चाहिए ताकि सरकारें रोज न गिरें, लेकिन दूसरी तरफ क्या वो अनुशासन एक सांसद की स्वतंत्र सोच और बोलने की आजादी की कीमत पर आना चाहिए? यही तो पहेली है। इस सवाल का कोई एक ब्लैक एंड व्हाइट जवाब नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो लोकतंत्र की सबसे गहरी पहेलियों में से एक है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम सबको इस तनाव के बारे में सोचना चाहिए। आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमने विधायिका के इस पूरे ताने बाने को बहुत करीब से देखा और उसके काम करने के तरीके को समझा। उम्मीद है इस चर्चा ने देश की सबसे बड़ी पंचायत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। अगली बार जब भी संसद की कार्यवाही देखें तो याद रखिएगा कि कैमरे के पीछे कितना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। अगली चर्चा तक इन सवालों पर खुद से विचार करते रहें और नई चीजें सीखते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।